आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बीते 2 साल से कोविड हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी संक्रामकता और इसके असर को लेकर एक मत में नहीं थे। दरअसल कई लोगों ने तो कोविड आसानी से खत्म हो जाता है कहा, वहीं कई लोग लंबे समय तक इसके साइड इफेक्ट से जूझते नजर आए। वहीं एक तबका ऐसा भी था जिन्हें सिम्टम्स तो बेहद मामूली दिखाई दिए, लेकिन वो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स से लंबे समय तक परेशान रहे हैं। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी को सामने रखकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश भी की है। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना का वायरस मानव शरीर में कई महीनों तक रह सकता है और साथ ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा शरीर के कई और अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कोविड का खतरा आपके शरीर में लंबे समय तक रह सकता है। ये बात सामने आने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस स्टडी के आने के बाद क्या हम कोविड का इलाज करने में ज्यादा सक्षम होंगे और क्या है इस स्टडी के मायने, और क्या बूस्टर डोज लगाने से हम कोरोना को मात दे पाएंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे आज हम अपनी इस खास चर्चा में। और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी हैं, मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक नांगिया हैं और एसएल रहेजा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कौस्तुभ महाजन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले कुछ स्टडी के बारे में यहाँ पर बताना चाहेंगे दर्शकों को, जो कि सामने आई है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ये रिपोर्ट है, जहाँ पर 44 शवों की जांच से जुड़े डेटा से ये पता चला है कि कोरोना का जो वायरस है वो काफी दिनों तक आपके शरीर में रह जाता है। इसका असर साफ तौर से दिल, दिमाग, शरीर के तमाम अहम हिस्सों पर पड़ता है और ये जो असर है ये काफी समय के बाद आते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर भाटी, अक्सर हम लोग जब भी कोरोना का जब से शुरुआत हुई है इस महामारी की, कोरोना के पोस्ट इफेक्ट्स या पोस्ट कोविड इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में बातचीत हम करते आए हैं। हमने लगातार लोगों को देखा भी है कि वो पोस्ट कोविड के बाद किस तरह से सिम्टम्स आए अलग अलग तरह की बीमारियों को लेकर, खासतौर से अगर कोमॉर्बिड थे तो उसके बाद उनकी जो परेशानियां हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है, अगर किसी को दिल की बीमारी है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? क्या एक आम आदमी जिसको कोई किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी नहीं है, क्या उसमें भी कोविड के जो वायरस हैं वो लंबे समय तक रहेंगे और आगे चलकर इंपॉर्टेंट पार्ट्स को असर होगा? देखिए, जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, पैंडेमिक की स्पेसिफिकली, अगर पिछले 18 महीने के अंदर भी देखें तो कितनी डायनेमिकली गतिशील चीजें बहुत चेंज हो रही है और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रिसर्चेज है। और पोस्ट कोविड सिक्वेली की जब हम बात कर रहे थे तो वो हम पहले भी बोल रहे थे कि इसके बाद अभी और आगे इसके जो पोस्ट कोविड जो सिक्वेले की जो भी इफेक्ट्स है वो सामने और आगे आगे आएंगे, तब हमें पता लगेगा। इसमें हम एक बात कर रहे थे कि इनिशियली डेज में शुरुआती तौर पे बात की जा रही थी कि ज्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, पर ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो इसी तरह के अब आगे आगे और स्टडीज आ रही है जिसमें पता लग रहा है कि इस तरह की क्या सिक्वेले हैं। अब जैसे हम अगर अभी नए वेरिएंट की भी बात करें, अब हालांकि इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये माइल्ड है, बट इसके जो है पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या रहेंगे वो भी अभी हम लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। डॉक्टर विवेक, जो रिपोर्ट बता रही है वो ये कह रही है कि शरीर में लगभग 230 दिनों तक ये वायरस रह सकता है और ये इस तरह का वायरस है जिसके सिम्टम्स, अगर आपको कोविड हुआ था, अगर आप क्योर हो जाते हैं, तो जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से दिल और दिमाग में जो ये वायरस घुस जाता है और उसको लेकर बाद में बड़ी बीमारियां होती हैं, ये 230 दिनों तक आपके ढांचे को और आपके शारीरिक तंदुरुस्ती को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। यानी एक तो कोविड जो आपको वीक बनाता है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और उसके बाद जो एक बार आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो वो लगातार होती ही रहती है। क्या हम इसका मतलब ये समझें? जी, बेसिकली हमें ये समझना है कि ये भी एक तरह का लॉन्ग कोविड ही है, जिसके अंदर कोविड वायरस तो चला जाता है पर उसका इन्फ्लेमेशन अभी भी शरीर के अंदर परसिस्ट करता रहता है लो ग्रेड पे, जिसकी वजह से कोई भी अंग इन्वॉल्व हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि इनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स काफी ऑफ्टन हो जाते हैं, लोगों को स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है,
हार्ट की प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं, जिनकी वजह से सडन हार्ट अटैक हो गए हैं, हार्ट फेलियर हो गए हैं, अरिथमियाज हो गए हैं, क्लॉट्स बन गए हैं लंग्स के अंदर, जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। कुछ लोगों को जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो गए हैं, डिप्रेशन हो गया है। इसके अलावा भी कई बीमारियां ऐसे निकल के आई हैं, जैसे कि सार्कोइडोसिस, डायबिटीज, थायरोटॉक्सिकोसिस। ये सब जो है, इनका कहीं ना कहीं लिंक कोविड के साथ ही रहा है। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कोविड का काफी हो सकता है। और ये जो है, अभी तक हम ये मान रहे थे कि 3 महीने तक रहता है, पर अब हमने देखा कि 3 से 6 महीने तक भी इसका इफेक्ट रह सकता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि ना हमारी एनवायरनमेंट से जाने वाला है, ना ही हमारे शरीर में से निकलने वाला है इतनी इजीली। स्टडीज ने पहले भी दिखाया था कि अप टिल 3 मंथ्स, 3 महीने तक ये ह्यूमन के स्टूल के अंदर, फीसिस के अंदर, फीकल मैटर के अंदर भी एक्सक्रीट होता रहता है। सो वहां से भी एक ट्रांसमिशन का सोर्स बना ही रहता है। तो मुझे ये समझना है कि ये किस तरह से, डॉक्टर भाटिया अगर आप समझा पाएं विस्तार से, किस तरह से डैमेज करता है, जिसके चलते आपको इतनी सारी बीमारियों की संभावनाएं जो है लॉन्ग टर्म में बन जाती हैं। जी जी, देखिए अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल ये हर एक इंडिविजुअल पे डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमने देखे इनिशियली तो आप ये देखिए जो हमारे डायबिटिक लोग थे, स्पेसिफिकली जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, उनके अंदर ज्यादातर देखा गया कि उनको म्यूकरमाइकोसिस, आपने देखा होगा जो ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे थे, उनके अंदर वो इफेक्ट देखे गए। अदर पेशेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसकी। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो डिफरेंट जो है पेशेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की जो है इसमें पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के इफेक्ट नजर आ रहे थे। जी चलिए, लेकिन डॉक्टर विवेक, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर इतने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, क्या किसी भी स्थिति में ये वैक्सीन जो हम लोग ले रहे हैं, जिनकी हम अभी आगे चलकर विस्तार से बात भी करेंगे, उसका प्रभाव किस हद तक है? क्या वो सीमित तरह से ही हमको प्रभाव करेंगे, हम पर प्रभाव करेंगे, और क्या ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो कट जाएं, वो खत्म हो जाएं इन वैक्सीन से? देखिए, वैक्सीन का क्या पर्पस है? वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि जिस इंसान को कभी कोई एक्सपोजर ना रहा हो उस वायरस को, अगर वो वायरस अटैक करता है तो उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक सीरियस इलनेस हो सकती है। वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन एक काइंड ऑफ उसी वायरस का एक छोटा सा प्रोडक्ट लेकर हम एक इंसान के अंदर उसको इंस्टिल करते हैं, जिससे कि एक इम्यून रिस्पॉन्स बन जाता है, ताकि कल को अगर उस वायरस से एक्सपोजर हो तो एक इम्यूनिटी ऑलरेडी अवेलेबल है इनसाइड द बॉडी टू बी एबल टू फाइट इट। तो इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन का सबसे मेजर पर्पस ये होता है, ये नहीं कि बीमारी होने नहीं देगा, पर यह है कि अगर बीमारी होगी भी तो एक माइल्ड होगी, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी है, तो वो वायरस को जल्दी से जल्दी नलिफाई कर पाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसलिए वैक्सीन लगाना तो अत्यंत जरूरी मान के चलना चाहिए हमें। जिन लोगों ने अभी नहीं लगवाया है वो आज या कल में ही अपने अपने वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वही एकमात्र प्रोटेक्शन है हमारे पास जो हमें इस वायरस के कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है, सीरियस इलनेस से बचा सकती है। हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोविड वैक्सीन के भी हैं, पर उस साइड इफेक्ट्स की अगर मापा जाए कि कौन सा ज्यादा भारी है, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड रिलेटेड डेथ, कोविड रिलेटेड इलनेस, या कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट जैसे कि सर दर्द होना, बॉडी एक्स होना, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, ये सब तो हर इंजेक्शन, हर वैक्सीन से होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सो हमें वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है और उसके कॉम्प्लिकेशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर विवेक हम दो अलग अलग तरह के वैक्सीन ले लें, अगर मैं कोविशील्ड कोवैक्सीन को ही मिक्स करने की बात करूं, एक डोज हमने कोविशील्ड की ले ली और कोवैक्सीन की ले ली, तो किस तरह से एंटीबॉडीज़ बनेंगे? तमाम देशों ने हमने देखा है कि यहाँ मंजूरी दी है, लेकिन अगर हम एंटीबॉडीज़ के लिहाज से समझना चाहें, एक 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 इस तरह की शक्ति की बात करना चाहें जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, तो दो अलग अलग तरह की वैक्सीन कितने काम की है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी अपने देश से कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो बता सके कि कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन का क्या रिजल्ट है या कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड का क्या रिजल्ट है। किंतु अगर हम अंतर्देशीय स्टडीज देखें जो कि यूएस में हुई हैं, यूके में हुई हैं, यूरोप में हुई हैं,
वो सब ये बताती हैं कि अगर आपने एक पहला वैक्सीन कोविशील्ड का लिया है और उसके बाद आप फाइजर का वैक्सीन लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बूस्टर अगर आप फाइजर का लेते हैं कोविशील्ड के 2 वैक्सीन के बाद तो और अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हेटेरोलोगस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिसमें एक ए वैक्सीन लगता है और फिर बी वैक्सीन लगता है एज अ बूस्टर। सो उस केस में उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देखे हैं एज कंपेयर टू कि ए वैक्सीन के बाद ए वैक्सीन ही लग रहा हो, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें इंडिया से ऐसी स्टडीज की एक्सपेक्टेशन है, प्रॉब्ली अगले महीने तक वो भी आ जाएंगी, तो हमें पता लगेगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। ऐसा ही एक और वैक्सीन आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन, उसमें भी अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार के वैक्सीन आते हैं, एक कॉन्जुगेट वैक्सीन आता है, एक पॉलीसैकेराइड वैक्सीन आता है। सो अगर हम सिर्फ एक इंजेक्शन लेते हैं तो उसका इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसकी बजाय कि अगर हम पहले कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके बाद पॉलीसैकेराइड वैक्सीन लेते हैं। सो उसमें भी हमने देखा है कि मिक्स एंड मैच या वैक्सीन कॉकटेल से रिजल्ट्स बेटर आते हैं रादर देन एक ही वैक्सीन को बार बार लेने से। बच्चों की बात करते हैं। यहाँ पे जो ऐलान प्रधानमंत्री ने भी किया हुआ है, डॉक्टर भाटिया आप शायद विस्तार से बात कर पाएं क्योंकि आप कोविड वैक्सीन कमेटी के मेंबर भी हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। चर्चा में था कि इसकी शुरुआत 12 साल की उम्र के बच्चों से होने वाली है, लेकिन 15 को क्यों कंसिडर किया गया है और किस तरह की वैक्सीन लगेगी और किस तरह से किशोरों की इम्यूनिटी बिल्ड करने की ये कवायद जो कि काफ़ी लंबे समय से हम शुरू करना चाहते थे वो अब शुरू हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो ये हमारी अब सेकंड वैक्सीन होगी बच्चों की। जिस तरह से पहले ज़ाइकोव डी ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, पर ज़ाइकोव डी भी हमारे 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूव हुई थी। ज़ाइकोव डी का ये था कि उसमें 3 डोजेस थी और एक वो निडल लेस वैक्सीन थी। पर उससे पहले अभी कोवैक्सीन, जिस तरह से कोवैक्सीन का जो डेटा सबमिट हुआ था वो 2 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए था, जिसमें भी उसके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, 2 से 6 साल के बच्चे, 6 से 12 साल के बच्चे और 12 से 18 साल के बच्चों में। तो फिलहाल जो अभी डीसीजीआई ने, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था, डीसीजीआई ने अब उसको फाइनल अप्रूव कर दिया है। वो अप्रूव हुई है 12 से 18 साल के लिए। पर जिस तरह से हम अपनी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको फेज मैनर में चलाते हैं, प्रायोरिटी को देखते हैं, हालांकि प्रायोरिटी हमारे लिए सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, बट फिलहाल अगर हम देखें अभी जिस तरह के बोर्ड एग्जाम्स हैं बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं के लिए स्पेसिफिकली, तो उनको लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पे जो ये एज ग्रुप है और आगे आगे कम होता शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बाकी डेटा भी सबमिट कर चुकी है जो इससे नीचे वाला भी एज ग्रुप है। पर फिलहाल 12 से 18 के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और जिस तरह से हम इसको लॉजिस्टिकली ग्राउंड लेवल पर देखेंगे किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आगे और भी एज ग्रुप, जैसे पहले भी हमारा अडल्ट का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो फेज मैनर में हुआ था, तो बच्चों के लिए भी प्रोसेस इसके अंदर सेम रहेगा। जिस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आईडी के लिए जिस तरह से डिफरेंट आईडी होगी जो बच्चे जो दी जा सकती है वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर। और इसके अलावा अभी फिलहाल जैसे कोवैक्सीन दी जा रही है, तो कोवैक्सीन की जैसे हम बात करें जो अडल्ट्स के अंदर वैक्सीन दी थी डे 1 पे और 28 डे पे, मतलब 28 दिन में बच्चे का दोनों डोज का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्टर विवेक, हम क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशंस की बात कर रहे हैं, साथ ही हम जानते हैं कि ये जो वायरस है ना, ये काफ़ी नोटोरियस वायरस है, ये म्यूटेट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ओमिक्रॉन हम वेरिएंट एक्स का आते हुए देख ही रहे हैं। बच्चों के लिहाज से स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँ, अभी तो इनको पहली डोज लगनी शुरू होगी 15 साल के बच्चों की, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से हम इसको म्यूटेट होता हुआ देख रहे हैं, बच्चों को भी सेकेंड डोज की ज़रूरत पड़ेगी और आगे चलकर क्या बच्चों के लिए भी बूस्टर डोज लाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि धीरे धीरे ये वायरस जो है हमारे देश में, इस दुनिया में एंडेमिक होने वाला है। सूनर और लेटर। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे अपने स्पर्ट्स कॉज करता रहेगा पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। जब एक वायरस एंडेमिक हो जाता है और अपने म्यूटेशंस कॉज करता रहता है, तो फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक नया वैक्सीन हर साल डेवलप किया जाए जो करंट म्यूटेशन के हिसाब से बना हो और उसके हिसाब से ही बच्चों को भी और अडल्ट्स को भी वो वैक्सीन दिया जाए। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1, स्वाइन फ्लू, ये सब एक ही वैक्सीन में डल के आते हैं। हर साल ये नया एक वैक्सीन बन के आता है
जो हम अपने मरीजों को और खुद भी सितंबर या अक्टूबर के महीने में लगवाना शुरू करते हैं। WHO जो है ग्लोबल लेवल पे ट्रैक करता रहता है पूरे साल भर कि कौन सा इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन है जो उस समय प्रेवलेंट है, और फिर उस स्ट्रेन के बेसिस पे एक नया वैक्सीन डेवलप किया जाता है जुलाई अगस्त में, जो फाइनली सितंबर में लॉन्च होता है दुनिया भर में, और वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अलग और सदर्न हेमिस्फीयर का अलग होता है। सो मेरे को लगता है कोविड के साथ भी हम इसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे हमें एनुअल एक वैक्सीनेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रिवेलिंग स्ट्रेन या प्रिवेलिंग वेरिएंट के हिसाब से होगा। उसी के हिसाब से एक नया वैक्सीन डेवलप होगा और दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पूरी बूस्टर डोज की जो कवायद भी चल रही है डॉक्टर विवेक, हमें ये बताएं कि अभी तक तो पीएम जो है वो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशनरी डोज के नाम से कह रहे हैं कि बूस्टर डोज लगेगी। बूस्टर डोज आगे चलते हुए क्या थर्ड डोज के लिहाज से भी देखी जाएगी? क्योंकि कई रिपोर्ट्स में चर्चा ये भी है कि जो वैक्सीन 2 लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, उसकी 6 से 8 महीने तक ही हम एफिकेसी देखते हैं। उनका जो इफेक्ट है वो इस समय के अंतराल के बाद कम होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो क्या थर्ड डोज लेनी चाहिए या बूस्टर लेनी चाहिए? दोनों में अंतर क्या है? नहीं, थर्ड डोज या बूस्टर में कोई फर्क नहीं है, वो तो सिर्फ एक नाम का फर्क है। चाहे वो प्रिकॉशनरी आप कहिए उसको, चाहे बूस्टर कहिए या थर्ड डोज कहिए, वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आफ्टर ऑल कोई बूस्टर के नाम पे कोई नया वैक्सीन नहीं बन के आएगा, वैक्सीन तो सेम ही रहेगा। सिर्फ ये है कि बूस्टर उसको इसलिए कहते हैं कि आपके ऑलरेडी प्राइमरी 2 इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बूस्ट करने के लिए हम उसको बूस्टर कह रहे हैं। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी के जैसे होगा, जैसे कि पहले भी स्टेजेस में आया था। पहले भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आया, फिर एल्डर्स के लिए आया, फिर उन लोग के लिए आया जिनको कोमॉर्बिडिटी थी। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो उनके लिए एकदम से ओपन कर देना भी ठीक नहीं है, आसान नहीं है। इतनी सारी पब्लिक को केटर करना, आई एम श्योर वैक्सीन्स भी उतने नहीं बन पाएंगे। सो इट हैज टू गो इन अ ग्रेडेड मैनर, एक ग्रेजुअल मैनर, ग्रेडेड मैनर, उस मैनर में ही हमें आगे चलना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर भाटी, नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगा, क्या इससे जुड़ी कोई डिटेल आपके पास है जो आप समझा पाएं? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मैंने ज़ाइकोव डी का बताया, जाइडस कैडिला, वो एक डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जो कि हमारे अडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी है और हमारे पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए भी है। पर फिलहाल अभी उसको रोल आउट नहीं किया गया है क्योंकि उसमें कुछ शुरू में अभी शुरुआती दिनों के अंदर हम उसको 7 राज्यों के अंदर लॉन्च करेंगे। उसके बाद क्योंकि वो एक नई टेक्निक से है, उसका जो है वो एक निडल लेस वैक्सीन है, वो ऑलरेडी जो है अप्रूव भी हो चुकी है, डीसीजीआई ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। नेजल के ऊपर अभी काम चल रहा है, उसका डेटा अभी सबमिट हुआ है, नेजल भी फर्दर आने वाली है। नेजल वैक्सीन के लिए हम जो बात कर रहे हैं आगे, जिस तरह से कंपनी क्लेम कर रही है कि उसमें जो हम फर्दर वैक्सीन के लिए जब बात करते हैं हम कि वैक्सीन ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, वो आपकी बीमारी की गंभीरता को रोकता है या आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है। बट जो नेजल वैक्सीन की जब बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिशन को भी रोकेगा, जो संक्रमण है उसको भी रोकने में वो कारगर रहेगी। और जो नेजल वैक्सीन है आपकी, इसके लिए इसको एज अ बूस्टर के मतलब तौर पे भी आगे देने के ऊपर विचार होगा। अभी फिलहाल तो हम जिस तरह से जो है प्राइमरी वैक्सीन की डोज दे रहे हैं, बट आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पॉलिसीज में और अमेंडमेंट होता रहेगा तो शायद हम जो बूस्टर के लिए बात कर रहे हैं या हम जो अदर जिस तरह से जितनी भी स्टडीज हम देख रहे हैं जिसमें मिक्स एंड मैच की जब बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो उसमें हम एक कोवोवैक्स और एक नेजल वैक्सीन के ऊपर भी बात चल रही है कि शायद उसको एज अ बूस्टर आगे फर्दर दिया जाए। तो डॉक्टर विवेक, नेजल वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन की अगर हम बात करें, अगर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी रिसर्च रिपोर्ट की कोई जानकारी है जो आप शेयर कर सकें, इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेट भी हो रहा है। डीएनए वैक्सीन किस तरह से, जैसे कि डॉक्टर भाटी ने कहा कि ट्रांजिशन को तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना होगा? क्या जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या नेजल वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ये डर बना रहेगा? देखिए, वो तो किसी भी वैक्सीन के लगाने के बाद ये डर बना रहेगा। कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है जो आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 100% का भी मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीरियस डिजीज, ये नहीं कि बीमारी होगी ही नहीं आपको। सो चाहे वो नेजल वैक्सीन हो, चाहे डीएनए वैक्सीन हो, वो आपको किसी हद तक ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड वो भी
आपको प्रिवेंट करेंगे किसी भी सीरियस इलनेस डेवलप होने से। तो ऐसे में बाहर कहीं पर क्या ये तरह के वैक्सीन रोल आउट किए गए हैं? क्या कोई इम्पैक्ट और रिसर्च स्टडी है, डॉक्टर विवेक? इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। तो डॉक्टर भाटी मुझे ये बताएं, क्योंकि हम बच्चों के वैक्सीनेशन के रोल आउट होने की बात कर रहे हैं, फिलहाल चरणबद्ध तरीके से इसको फेजेस में रोल आउट किया जाएगा। उम्र के लिहाज से अगर रोल आउट को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई आप जानकारी हमें दे सकें जो मौजूदा दर्शक सुन रहे हों और आगे चल के उनके काम के लिए आए, क्योंकि 3 जनवरी से इनका रोल आउट शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए 3 जनवरी से जिस तरह से रोल आउट शुरू होगा और 1 जनवरी से वो कोविन ऐप पे उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर जो एज की हम बात कर रहे हैं, देखिए आगे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 साल से ऊपर के लिए ऑलरेडी जो है इसका ट्रायल चल चुका है। अब आगे आने वाले समय में जैसे 12 साल तक के लिए ओपन होगा और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे 6 से 12 साल के लिए भी फर्दर ये वैक्सीन आगे रोल आउट होती रहेगी, जिस तरह से अडल्ट के लिए रोल आउट हुई थी। क्योंकि फिलहाल अभी जो करंटली हम बात कर रहे हैं, हमारा पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक तो बहुत सारे लोग अभी जो बचे हैं जिन्होंने, जो अनवैक्सीनेटेड है, सेकेंड डोज वाले जो लोग हैं। इसके अलावा जो हमने बूस्टर शुरू किए हमारे हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जो कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। फिर हमारा जो 60 इयर्स एंड कोमॉर्बिड वाला है, उनका भी साथ के साथ चलना है। तो इस वजह से एक साथ हम, और फिलहाल अभी हमारे पास अगर उस तरह से देखिए 2 वैक्सीन बच्चों के लिए है, बट अभी फिलहाल रोल आउट सिर्फ कोवैक्सीन हुई है। ज़ाइकोव डी भी रोल आउट होने के बाद ये आगे वाले और एज ग्रुप के लिए जो है ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर शुरुआती तौर पे, जैसा मैंने बताया पहले भी, कि ज़ाइकोव डी के लिए बात चल रही थी कि हमारे जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी साथ के साथ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। डॉक्टर विवेक, पैन कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भी एक्सपर्ट्स की राय है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी होना चाहिए या होता हुआ हम देखेंगे, जो किसी भी तरह से ये वायरस म्यूटेट हो उस पर असर करेगा। किस तरह का होगा अगर हम पैन कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करें तो? ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा अगर ऐसा कुछ होगा, जिसके अंदर हमें वायरस का आरएनए, स्पाइक प्रोटीन्स, हर तरह के पॉसिबल म्यूटेशन को प्रोजेक्ट करके तभी ऐसा कुछ बन सकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये वायरस कंप्लीटली अपना जेनेटिक मटेरियल ही चेंज करता रहेगा, सो कैसे बन पाएगा ऐसा एक पैन कोरोना वायरस वैक्सीन, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर विवेक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में देखिए लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। इसीलिए अलग अलग तरह के जो वैक्सीन्स लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक रीजन स्पेसिफिक भी होंगे। भारत के लिहाज से किस तरह के एलिमेंट्स एक वैक्सीन में ज़रूरी हैं और आने वाले वक्त में भी ज़रूरी होंगे? डॉक्टर विवेक, अभी तो इस समय जो है हमारा ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है सबसे ज्यादा थ्रेट बना हुआ है। ये क्या है कि जो वायरस है, ये अगर कभी भी म्यूटेशन, अगर तो हल्का फुल्का म्यूटेशन होता है जिसको कि ड्रिफ्ट कहते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। पर अगर कोई मेजर म्यूटेशन हो जाता है जिसमें एक नया ही वायरस निकल के आ जाता है, तो उसको शिफ्ट कहते हैं। अभी जो करंट वायरस है, इसमें भी अगर आप देखें तो 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं, जिसमें से 30 से ज्यादा तो स्पाइक प्रोटीन्स में ही है। और जो वैक्सीन्स हैं ये इसी स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करती हैं। सो इस वजह से जो है, जब तक कि स्पाइक प्रोटीन का पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड ये प्रोजेक्शन कि आगे क्या म्यूटेशन हो सकता है इनमें, तब तक एक पैन कोरोना वायरस बनना बहुत ही मुश्किल है। आज के संदर्भ में डॉक्टर विवेक, जिनको कोरोना हो चुका है, क्या उनमें ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है? देखिए, ये माना जाता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी एक इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना से, साथ में 2 वैक्सीन्स लग चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी इवन टुवर्ड्स ओमाइक्रॉन। इसके बाद अगर किसी को 2 वैक्सीन लगे हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी होगी। उसके बाद जिसको एक सिंगल वैक्सीन लगा हुआ है, उसकी इम्यूनिटी होगी। और उसके बाद जिसको बिल्कुल ही कोई वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, उनकी लीस्ट इम्यूनिटी होगी टुवर्ड्स ओमाइक्रॉन या एनी अदर वेरिएंट। पर हमें ये याद जरूर रखना है कि ओमाइक्रॉन एक ऑलमोस्ट नए प्रकार का वायरस आ गया है। सो अभी हमें देखना होगा कि कितना हमें इससे पिछली हमारी इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। किंतु अभी तक जितने हमने केसेस देखे हैं ओमाइक्रॉन के, वो सब माइल्ड ही रहे हैं। प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि ऑलरेडी सबके अंदर इम्यूनिटी है, वैक्सीन्स लगे हुए हैं या इन्फेक्शन भी हो चुका है काफी लोगों में। तो
ओमाइक्रॉन होने के बाद भी क्या उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स जस के तस रहेंगे जिन पर हमने पहले चर्चा की है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल रहेंगे। ओमाइक्रॉन भी एक कोरोना वायरस ही है, कोई डिफरेंट वायरस नहीं है। वायरस का बेसिक जीनोम तो वही है, सिर्फ ऊपर से म्यूटेशंस हो गई हैं उसके अंदर। सो उसके भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रह सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी इसको डिस्कवर किए हुए बेयरली 1.5 महीना ही हुआ है, सो हमें ज्यादा इसके बारे में नहीं मालूम है, पर आई थिंक समय के साथ हमें पता लगेगा कि इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहेगी। आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा लगभग खत्म हो चुकी है, पोस्ट कोविड केयर क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने लॉन्ग इम्पैक्ट्स की बात की है जो आने वाले वक्त में आप होता हुआ देख सकते हैं अगर आपको कोविड हुआ है तो किस तरह से सुनिश्चित करें कि आप पर पोस्ट कोविड की ज़्यादा दिक्कतें ना आए, तकलीफें ना आए? देखिए, पोस्ट कोविड केयर में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन बना के रखें। ये ना समझे कि हमें कोविड हो गया है तो हमें और कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हमें ये समझना है कि कोविड जो है एक वायरस है जिसकी वजह से हमारी टोटल इम्यूनिटी डिवास्टेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा ही रहता है। सो इस खतरे को बचाने के लिए या दूसरी इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए मास्क पहन के रखें, दूसरों से अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज ज्यादा ना करें, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें ताकि दूसरा कोई और इन्फेक्शन जैसे कि टीबी, निमोनिया, ये सब ना हो। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमने लॉन्ग कोविड में देखा कि न्यूरोसाइकाइट्रिक सिम्टम्स काफी होते हैं, तो अपना मानसिक जो संतुलन है उसको बना के रखें, काम के ऊपर फोकस करें। तीसरी चीज हमने देखी, काफी लोगों को सडनली हार्ट अटैक्स हो गए, स्पेशली वो जो एकदम से जाके जिमिंग शुरू कर दी, एक्सरसाइजेस विगरस शुरू कर दी। हमें ये याद रखना है कि इस वायरस की वजह से हल्का हल्का इन्फ्लेमेशन हमारे हार्ट के मसल्स में रह जाता है, इसलिए जो एक्सरसाइज होती है वो धीरे धीरे ही बिल्डअप करनी चाहिए, उसको ग्रेजुअली ग्रेडेड फैशन में करनी चाहिए, और पहले 2 या 3 महीने में जो आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है उससे 80% पे ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। उसको 100% या 110% अचीव करने की कोशिश ना करें। इसी कारणवश लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक्सरसाइज शुरू में अवॉइड करें, धीरे धीरे बिल्डअप करें, एंड 2 से 3 महीने में जाकर 80% ऑफ द इनिशियल कैपेसिटी को अचीव करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोविड या नो कोविड, आपको वैसे अपने हाइजीन का और अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोविड हो चुका है तो आपको पोस्ट कोविड केयर का खासतौर से ख्याल रखना होगा, लगातार चेकअप्स कराने होंगे, और हल्का सा भी सिम्टम दिखे तो आपको अपने एक्सपर्ट या अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमर स्किंग में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।